आप सभी को जय हिंद, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। आज हम बात करेंगे क्लास 10 के बारे में। कल हम बताए थे जैसे कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब, कि आखिर समतल दर्पण में किस तरीके से प्रतिबिंब बनता है। तो सबसे पहला नंबर हम ये बताए थे कि सबसे पहला नंबर जैसे समतल दर्पण का सवाल है तो इस तरीके से हम बताए थे, जैसे कि पॉइंट हम लिए थे। अब रिकॉर्ड करके आगे चलता है। एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, एक ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहला नंबर एक ऑब्जेक्ट है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से और यहाँ से दर्पण से टकराएगी। और हम बताए थे जब कोई भी किरणें, आपतित किरण अगर लंबवत आएगी तो लंबवत ही लौटेगी, यहाँ से लौटेगी। लेकिन हम दूसरा बताए थे कि दूसरा जो आपतित किरण है हमको यहाँ से निकालना है, यहाँ से भेजना है। तो जब यहाँ से भेजेंगे तो यहाँ से टकराने के बाद इधर वापस आएंगे। उसके बाद हम बताएंगे कि अब यहाँ पे हमको प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, कारण कि दो जो आपतित किरण है परावर्तन के बाद कहीं पर भी कट करते हुए नजर ही नहीं आ रहा है। तब हम अपने मन से हम क्या किए थे कल, इस लाइन को डॉटेड लाइन से आगे बढ़ा दिए थे। और इसके अलावा हम इसको पीछे पीछे की ओर खींच देंगे। तो दोनों, तो यहाँ पर जो जहाँ पे कट करता है यहाँ पर भी इमेज बनेगा, यानी प्रतिबिंब समतल दर्पण में बनेगा। तो अगर हम समतल दर्पण में अगर कि 10 मीटर के सामने अगर हम दर्पण से 10 मीटर पर है तो इसका लंबाई और इसका लंबाई जितना है, अगर दर्पण की लंबाई अगर 10 मीटर की वस्तु से तो उतना ही लंबाई पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, यानी इसका लंबाई और इसका लंबाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगा 10 मीटर ही होगा। इसके अलावा हम बताए थे कि जो समतल दर्पण में जो बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो सीधा होता है और सीधा प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। इसके अलावा हम बताए थे कि वस्तु के बराबर हमेशा समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु के आकार के बराबर बनेगा, यानी वस्तु के आकार के बराबर। इसके बाद आज हमको बात करना है कि समतल दर्पण का उपयोग कहाँ-कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहला नंबर हम बताएंगे आपको समतल दर्पण के उपयोग। यूजेज ऑफ प्लेन मिरर। समतल दर्पण के उपयोग। पहला नंबर, जैसे कि समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है पेरिस्कोप में। पेरिस्कोप, कौन बता रहा है? दूसरा कैलिडोस्कोप, और तीसरा ड्रेसिंग टेबल में। ड्रेसिंग टेबल, तो समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है पेरिस्कोप में, ड्रेसिंग टेबल में, कैलिडोस्कोप में। इसके अलावा हम समतल दर्पण से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट लिखते हैं। नोट पॉइंट करके लिखना है। समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा, काल्पनिक तथा वस्तु के आकार के
वस्तु के आकार के बराबर होता है। इसके अलावा जो समतल दर्पण है इसका जो होगा फोकस जो होगा अनंत होगा। समतल दर्पण का फोकस, समतल दर्पण का फोकस अनंत होता है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछ देता है। अनंत होता है। समतल दर्पण का फोकस दूरी अनंत होता है। इसके अलावा समतल दर्पण की फोकस दूरी हो गया। इसके अलावा हम बताते हैं बकरता त्रिज्या। समतल दर्पण के बकरता त्रिज्या अनंत होता है। इसके अलावा जो समतल दर्पण की जो शक्ति होता है वो 0 होता है। समतल दर्पण के शक्ति 0 होता है। तो यहाँ तक हम बात बताएं। सबसे पहले नंबर हम बताएं कि समतल दर्पण का जो उपयोग है कहाँ कहाँ किया जाता है। पेरिस्कोप में किया जाता है, टेलीस्कोप में किया जाता है और ड्रेसिंग टेबल में किया जाता है। इसके अलावा हम बताएं कि जो समतल दर्पण से जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है तो ये सब आप पूछ सकता है। जैसे कि समतल दर्पण में वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा हमेशा सीधा बनेगा, हमेशा सीधा बनेगा और काल्पनिक बनेगा और हमेशा वस्तु के आकार के बराबर बनेगा, वस्तु के आकार के बराबर बनेगा। इसके अलावा हम बताएं कि समतल दर्पण का जो फोकस होगा ये अनंत होगा और समतल दर्पण का जो फोकस नहीं होगा अनंत होगा। इसके अलावा हम बताएं कि समतल दर्पण के जो बकरता त्रिज्या होगा ये भी अनंत होगा और इसके बाद हम बताएं कि जो समतल दर्पण की जो शक्ति होता है ये 0 होता है। ये सब जो क्वेश्चन है जब हम आगे पढ़ाएंगे आवर्धन के बारे में तो बताएंगे वहां पर भी कि समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है। लेकिन यहाँ पर जो कुछ कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट जो कि समतल दर्पण से बनने वाला क्वेश्चन है यहाँ इन्हीं जगह पर हम बता देते हैं। जैसे कि समतल दर्पण का जो आवर्धन होता है वो +1 होता है। काहे होता है, काहे कि m बराबर होता है -v/2 होता है। तो यहाँ पर जो होगा जितना आकार का प्रतिबिंब होगा उतना ही आकार के वस्तु भी होगा। तो इसलिए क्या होगा दोनों के दोनों कट करके 1 हो जाएगा। इसका मतलब है कि समतल दर्पण का जो आवर्धन होता है समतल दर्पण का नीचे तक दिख रहा है। समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है। ये सब क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि समतल दर्पण का आवर्धन होता है तो समतल दर्पण का जो आवर्धन होता है +1 होता है। यहाँ पे एक पॉइंट करके लिखना है कि जो समतल दर्पण है तो जो समतल दर्पण होता है ये तो प्रकाश की किरणों को ना तो अपसरित करता है मतलब फैलाता है और ना ही अभिसरित करता है, ना मतलब कहने का मतलब एक जगह इकट्ठा करता है। मतलब जो समतल दर्पण है ये प्रकाश की किरण को ना तो अपसरित करता है और ना ही अभिसरित करता है। अपसरित का मतलब होता है जैसे फैलाना, फैलाएगा ना तो ये फैलाएगा ना ही इकट्ठा करेगा। तो समतल दर्पण ना तो प्रकाश की किरणें को अपसरित करेगा और ना ही अभिसरित करेगा। तो इसको लिखना है समतल दर्पण प्रकाश की किरणें को ना तो अपसरित करता है
ना ही अभिसरित करता है। अगर समतल दर्पण से क्वेश्चन आया तो इससे बाहर नहीं जाएगा। जितना हम बता दिए कि इमेज किस तरीके के बनेगा, कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा कि वास्तविक बनेगा, वस्तु के आकार के बनेगा कि नहीं बनेगा, और समतल दर्पण के हम गुण बता दिए। एक बाहर क्वेश्चन आएगा तो फंसेगा ही नहीं, और एक बाहर आएगा ही नहीं। इसके बाद जितना हम बता दिए हैं इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। जैसे कि समतल दर्पण के आवर्धन भी पूछेगा तो आवर्धन के बारे में बता दिए कि +1 होता है। अब हम चलेंगे गोलीय दर्पण के पास। सबसे पहला नंबर अब बताते हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में। स्फेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण। तो यहाँ पे जो गोलीय दर्पण हम बताए थे कल, सबसे पहला नंबर हम समतल दर्पण में बताए थे कि इसका कोई भी प्रकार नहीं होता, लेकिन गोलीय दर्पण जो होगा 2 प्रकार के होगा। एक कौन बताए थे? कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण, और दूसरा हम बताए थे कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण। तो सबसे पहला नंबर हम गोलीय दर्पण में क्या होगा, इसका जो परावर्तक पृष्ठ जो होगा एक गोल होगा। यहाँ पे स्टार्ट करेंगे सबसे पहला नंबर गोलीय दर्पण से। स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण। तो इसमें क्या होगा, वैसे दर्पण, वैसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ या सतह गोल होता है उसे ही गोलीय दर्पण कहा जाता है। और गोलीय दर्पण जो होता है 2 प्रकार के होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होता है। एक है उत्तल, पहला कॉन्केव लिखते हैं कॉन्केव, और दूसरा कॉन्वेक्स। यानी अवतल दर्पण और दूसरा जो है उत्तल दर्पण। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि गोलीय दर्पण में क्या होगा, जैसे कि हम इसे किए हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, तो इसका सेंटर है यहाँ पे सी। तो यहाँ पे क्या होगा,
और एक्स जो है ये है। तो मतलब सेंटर सेम है। इसमें क्या होगा कि इसका जो परावर्तक पृष्ठ जो है, इसमें ये आपको ये उत्तल है, ये उत्तल दर्पण है, यानी कॉन्वेक्स मिरर है। और ये जो है अवतल दर्पण है। इसमें क्या होगा कि जो वक्रता केंद्र जो है, वक्रता केंद्र की ओर जो परावर्तक पृष्ठ जो होगा ना, वक्र अवतल दर्पण में क्या होगा कि जो परावर्तक पृष्ठ जो होगा वो वक्रता केंद्र की ओर वक्रित होगा। मतलब क्या होगा, परावर्तक पृष्ठ वक्रता केंद्र की ओर वक्रित होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, इसका जो उत्तल दर्पण का होगा परावर्तक जो पृष्ठ जो होगा वक्रता केंद्र की बाहर वक्रित होगा। परावर्तक पृष्ठ वक्रता केंद्र के बाहर वक्रित होगा। अब हम एक एक करके अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है। सबसे पहला नंबर अगर पूछेगा कि अवतल दर्पण है तो गोलीय दर्पण है, उत्तल भी गोलीय दर्पण है। तो गोलीय दर्पण दो तरह का होता है, अवतल होता है, दूसरा उत्तल होता है। एक है कॉन्केव मिरर, यानी अवतल दर्पण। और दूसरा है कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर तो यहाँ पे जो होगा सबसे पहला नंबर ये जो है ये अवतल दर्पण है, ये पोल है, ये सेंटर है, ये फोकस है। हम आगे बताएंगे कि किसको सेंटर बोलेंगे, किसको फोकस बोलेंगे, किसको पोल बोलेंगे, और किसको हम फोकस दूरी बोलेंगे, फोकल लेंथ किसको बोलेंगे, और किसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या किसको बोलेंगे, किसको प्रधान अक्ष बोलेंगे, आगे हम डिटेल से बताएंगे। उसके बाद जो उत्तल दर्पण होगा, ये पोल है, ये सेंटर है, ये फोकस है। तो हम इसमें बोल सकते हैं कि जो परावर्तक पृष्ठ जो है, परावर्तक पृष्ठ जो है केंद्र की ओर वक्रित है। मतलब वैसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ केंद्र की ओर वक्रित हो, उसे ही अवतल दर्पण कहा जाता है। और इसमें क्या होगा, उत्तल दर्पण में क्या होगा कि जो परावर्तक पृष्ठ जो होगा, ये परावर्तक जो पृष्ठ है केंद्र की बाहर, ये सेंटर से बाहर, तो हम बोलेंगे वैसे दर्पण जिसका
बाहर बकरी हो उसे ही उत्तल दर्पण कहा जाता है। मतलब क्या होगा, सबसे पहला नंबर इस समय सबसे पहला नंबर अवतल दर्पण में क्या होगा कि जो परावर्तक पृष्ठ है ये केंद्र की ओर वक्रित होगा। जो परावर्तक पृष्ठ जो है केंद्र की ओर वक्रित होगा, केंद्र की ओर वक्रित होगा। लेकिन यहाँ पे उत्तल दर्पण में क्या होगा कि जो परावर्तक पृष्ठ जो है परावर्तक पृष्ठ केंद्र की बाहर वक्रित होगा। इसके अलावा हम इसके बारे में ये भी पूछ सकते हैं कि जो परावर्तक जो है इसमें बोलेंगे कि जो परावर्तक पृष्ठ है वो धंसा हुआ है। वैसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ धंसा हो उसे ही अवतल दर्पण कहा जाता है। तो हम इसके बारे में अवतल दर्पण के बारे में ये भी बोल सकते हैं कि जो परावर्तक पृष्ठ जो है ये धंसा हुआ है। तो हम बोल सकते हैं परावर्तक पृष्ठ जो है ये धंसा हुआ है। लेकिन इसमें क्या बोलेंगे कि जो परावर्तक पृष्ठ जो है उठा हुआ है। वैसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उठा हुआ है उसे ही उत्तल दर्पण कहा जाता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि पहचान भी सकते हैं कि जो अवतल दर्पण है इस तरीके से रहेगा और उत्तल दर्पण किस तरीके से रहेगा। और अवतल दर्पण में क्या होगा कि परावर्तक जो पृष्ठ जो होगा ये धंसा हुआ तो धंसा हुआ हम बोल सकते हैं। और इसमें क्या होगा कि उठा हुआ होगा परावर्तक पृष्ठ। दूसरा ये भी बोल सकते हैं जो परावर्तक पृष्ठ जो है ये सेंटर की ओर वक्रित है, सेंटर की ओर वक्रित है। और इसमें हम बोल सकते हैं कि जो सेंटर से बाहर वक्रित है। इसके अलावा हम इसमें ये भी बोल सकते हैं कि जो अवतल दर्पण जो होता है अवतल दर्पण को बोला जाता है अभिसारी दर्पण। कारण कि जो प्रकाश की किरणें जो होता है इसको क्या कर देगा एक जगह पे मिला देगा। इस तरीके से तो इसमें हम बोल सकते हैं मतलब एक ही जगह पे यहाँ पे फोकस पे मिला रहा है प्रकाश की किरणें को परावर्तन के बाद। तो हम बोल सकते हैं जैसे कि आपतित किरण जो आ रहा है दर्पण से टकराने के बाद एक ही बिंदु पे मिला रहा है। इसका मतलब अभिसरित कर रहा है। इसका मतलब है कि जो अवतल दर्पण है इसको बोला जाता है अभिसारी दर्पण। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे जो होगा इसके ठीक उल्टा ये प्रकाश की किरणें क्या करेगा फैलाएगा। तो इसका मतलब है इसको उत्तल दर्पण को बोला जाता है अपसारी दर्पण। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया कि जैसे कि अवतल दर्पण को बोला जाता है अभिसारी दर्पण और उत्तल दर्पण को बोला जाता है अभिसारी दर्पण। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा।
इसके अलावा जो हम बताएंगे इसका पोल का मतलब क्या होता है, पोल का डिफिनेशन बताएंगे। फोकस, जो मुख्य फोकस होता है इसका डिफिनेशन बताएंगे। वक्रता केंद्र का डिफिनेशन बताएंगे, वक्रता त्रिज्या के बारे में बताएंगे। इसके अलावा जैसे फिर प्रतिबिंब के बारे में आगे पढ़ाएंगे तो इसके बारे में डिफिनेशन सारा बताएंगे। अब हम बताइए जैसे कि समतल दर्पण सॉरी अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है, इसके बारे में बताइए। और उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है, इसके बारे में हम आगे की क्लास में बताएंगे। ठीक है, आज यहीं तक। जय हिंद।